हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम बताएंगे आपको नेक्स्ट यूनिट जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ देखिए आपको है ये सांख्यिकी। हम आज डिस्कशन कर रहे हैं सांख्यिकी जो यूनिट 14 है। इससे पहले हम इस चैनल पर आपको 1 से लेकर 13 तक यानी कि 1 से लेकर 13 तक जो भी यूनिट में प्रॉब्लम प्लस थ्योरी है वो हम डिस्कशन कर चुके हैं। इसमें अब आज हम चर्चा करेंगे सांख्यिकी पर, जिसको स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। यूनिट यहाँ देखिए आपको ये एनसीईआरटी का मैथ जो है आपको ये यहाँ झूठ सफ़ेद झूठ और सांख्यिकी है। यानी कि आपको जो है ना यहाँ झूठ कौमा सफ़ेद झूठ और सांख्यिकी होता है। क्या होता है, जैसे कि कौन का ये एक वैज्ञानिक अपना लाइन दिया है। देखिए आपको डिसरेली अपना जो ये दिया है, देयर आर द लाइज डेमंड लाइज एंड द स्टैटिक्स। यहाँ जो इसकी भूमिका के बारे में यदि हम पढ़ेंगे इसकी भूमिका क्या होती है, तो भूमिका को यहाँ हम पढ़ लेते हैं। जिसकी भूमिका क्या होती है, भूमिका में देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा जो कक्षा 9 में यदि आप 9th में पढ़े होंगे, आप दिए हुए आंकड़ों का वर्गीकृत एवं अवर्गीकृत एवं वर्गीकृत बारंबारता बंटनों में व्यवस्थित करना सीख चुके हैं। आपने आंकड़ों को चित्रित रूप में विभिन्न आलेखों जैसे दंड आलेख, आयत चित्र जिसमें असमान चौड़ाई तथा वर्ग अंतराल भी सम्मिलित थे, बारंबारता बहुभुजों के रूप में निरूपित करना भी सीखा था। तथ्य तो यह है कि आप अवर्गीकृत आंकड़ों के कुछ संख्यात्मक प्रतिनिधित्व यानी कि न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेटिव ज्ञात किए थे, प्रतिनिधि यानी कि रिप्रेजेंटेटिव किए थे और एक कदम आगे बढ़ गए थे। और इस संख्यात्मक प्रतिनिधित्व को केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक यानी कि मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। हमने ऐसे 3 मापकों अर्थात माध्य, माध्यक और बहुलक का अध्ययन किया था। माध्य भी पढ़े थे, माध्यक और बहुलक, ये तीनों पॉइंट इसमें भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा उससे अलग हट के पढ़ेंगे। यहाँ देखिए इस अध्याय में हम इन तीनों मापकों अर्थात माध्य, माध्यक एवं बहुलक का अध्ययन अवर्गीकृत आंकड़ों से वर्गीकृत आंकड़ों के लिए आगे बढ़ाएंगे। यानी कि हम अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए हम पिछले यूनिट यानी कि आपको 9th में पढ़े होंगे, और इसमें आज हम चर्चा करेंगे जिनके वर्गीकृत करके जो हम इन तीनों पर अध्ययन करेंगे। हम संचयी बारंबारता और संचयी बारंबारता यानी कि ये आपको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तथा संचयी बारंबारता सारणी की अवधारणाओं पर भी चर्चा करेंगे। इसके जो अवधारणा, इसकी कंसेप्ट क्या होता है उस पर भी चर्चा करेंगे हम। और तथा यह भी सीखेंगे कि संचयी बारंबारता जो वक्र यानी कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जो हम निकालेंगे, इसका यूनिट में लास्ट यूनिट हम 14.4 के बाद यदि पढ़िएगा उसमें आपको दिया हुआ ये त्वरण निकालने के लिए त्वरण कहलाती है और इस प्रकार हम खींचा जाता है। यानी कि त्वरण भी हम खींचने के लिए सीखेंगे। वहाँ तक माध्यक बहुलक तीनों को हम अवर्गीकृत आंकड़ों से वर्गीकृत आंकड़ों में कन्वर्ट करके हम ज्ञात करेंगे। चलते हैं इसके थ्योरी पर। इसमें वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य यहाँ आपको लोग को दिख रहा होगा जो यूनिट 14.1 यूनिट 14 का थ्योरी प्लस प्रॉब्लम है। पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड, हम 3 पार्ट में इसको डिवाइड किए हैं, जिससे आप लोग को आसान से और समझ में और धीरे धीरे आए और इस चैनल से जुड़े रहे और सीखते रहे। यहाँ देखिए आपको जो वर्गीकृत आंकड़ों का यदि हम माध्य निकालेंगे तो कुछ दिए हुए प्रक्षेपणों का माध्य सभी प्रक्षेपणों के मानों के योग तथा प्रक्षेपणों की कुल संख्या से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। यानी कि माध्य का आप लोग डिफिनेशन जानते होंगे, यानी कि माध्य के बारे में पढ़े होंगे। तो जितना आपको दिया हुआ प्रक्षेपण है उसका और टोटल संख्या को योग करके जितना टोटल संख्या को काउंट करके उसे क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, तो माध्य निकलता है। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी है। यहाँ देखिए एक आंकड़ा के रूप में आपको दिया हुआ रहेगा, जैसे कि माना कि प्रक्षेपणों की संख्या x1 x2 x3 डॉट डॉट xn तक हो। क्या रहेगा, xn तक आपको दिया हुआ रहेगा कि बारंबारता है। इसका बारंबारता मतलब x1 जो है f1 बार आया है, x2 जो है f2 बार आया, डॉट डॉट करके fn तक आएगा हो। तो इसका अर्थ है कि x1 जो है f1 बार आता है और प्रक्षेपण x2 जो है f2 बार आता है। तो सभी प्रक्षेपणों के मानों का योग जो हम ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई होगा। यानी कि f1 x1 मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करना है, फिर f2 और x2 करेंगे। यानी कि f2 के साथ हम x2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x3 के साथ f3 होगा, डॉट डॉट करके xn से fn डॉट डॉट आगे मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। तो ये आपको टोटल योग आ जाएगा। कुल प्रक्षेपणों की संख्या को क्या करेंगे, फिर कुल प्रक्षेपण की संख्या जो होगा उसको भी ऐड करके क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। उससे हमको क्या निकल जाएगा, दिया हुआ आंकड़ा का जो है आपको माध्य निकल जाएगा। यहाँ देखिए आपको आ जाएगा इसका माध्य जो है आप निकालिएगा तो ये फार्मूला हो जाएगा इसका f1 x1 प्लस f2 x2 जोड़ करके fn और xn टोटल का योग करके प्लस यहाँ आपको जो है ना नीचे में जो इतना संख्या का होगा टोटल संख्या का भी योग से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये आपको माध्य निकल के आ जाएगा। यही हम फार्मूला यूज करेंगे माध्य निकालने के लिए। तो चलते हैं इसके कुछ और बाकी बचा हुआ थ्योरी पर। यहाँ देखिए आपको एक उदाहरण जो है आपको एनसीईआरटी बुक से लिया गया। यहाँ देखिए आइए इस सूत्र का कुछ निम्नलिखित
उदाहरण से माध्य ज्ञात करने के लिए उपयोग करते हैं। किसी स्कूल की कक्षा में 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 अंक में से प्राप्त किए गए अंक जो है नीचे की सारणी में दिए गए, यानी कि 100 अंक का एग्जाम लिया गया 30 विद्यार्थी का, जो मैथमेटिक्स का सवाल था, और इस विद्यार्थियों द्वारा अंक प्राप्त किया गया, यानी कि प्राप्तांक अंक को एक्स जो है आपको दिया हुआ था 10 अंक प्राप्त किया। विद्यार्थी की संख्या एक विद्यार्थी ऐसा है जो 10 प्राप्त किया है। सेम उसी तरह का एक विद्यार्थी और है जो 20 प्राप्त किया है। 3 विद्यार्थी ऐसा है जो 36 प्राप्त किया है। 4 विद्यार्थी ऐसा है जो 40 प्राप्त किया है। इस तरह जो है ये आपको आंकड़ा दिया हुआ है, ये आपको अंक का आंकड़ा दिया हुआ और विद्यार्थियों की संख्या ये आपको दिया होता है। यही विद्यार्थी की संख्या को हम क्या लिखेंगे, ये आपको आ जाएगा बारंबारता। ये क्या कहलाता है आपको, जो आपको कितनी कौन कौन जो है विद्यार्थी जो है 30 नंबर लाया है, 35 नंबर लाया है, 36 यानी कि 40 50 60 करके कितना स्टूडेंट लाया है, तो वो आपकी क्या हो जाती है, बारंबारता हो जाती है। और इसी को हम ये अभी जो है ना अवर्गीकृत आंकड़ा है, ये क्या है आपको अवर्गीकृत आंकड़ा है, यानी कि ये वर्गीकरण नहीं किया गया। मान लीजिए 10 से 20 के बीच में कितना स्टूडेंट है, 35 से 40 के बीच में क्या है, तो वो हम वर्गीकरण जब करेंगे तो वही क्या बन जाएगा, वर्ग अंतराल बनेगा। और वही आपको जो है आपको XI से वर्ग अंतराल करेंगे, ये बारंबारता आपका यूं ही रहेगा। तो इसका हम पहले माध्य निकाल लेते हैं, चलते हैं इसके। आइए इसको एक उदाहरण लेकर समझते हैं। वो तो आपको जो उदाहरण लिया गया था, और इसको हम एक टेबल बनाते हैं जो सारणी के रूप में करके, ऐसे आपको प्राप्तांक जो दिया हुआ रहेगा XI करके हम एक टेबल बनाएंगे इधर, और विद्यार्थियों की संख्या जो दिया हुआ रहेगा वो हम बनाएंगे। तो जो प्राप्तांक आपको दिया हुआ उसको हम XI से डिनोट करेंगे, और जो विद्यार्थी की संख्या इसको हम बारंबारता भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए इसको क्या लिखते हैं हम, बारंबारता भी लिख सकते हैं। ये आपको FI हो जाएगा। ये प्राप्तांक जो दिया होता है वो क्या हो जाता है, XI होता है। यहाँ देखिए जो अब आपको क्या निकल गया, XI और FI होता है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम ये तीसरा डाटा जो है बनाएंगे। तो 10 गुना 1 करेंगे 10 आएगा, 10 गुना 1 20 गुना 1 करेंगे तो 20 आ जाएगा। इसी तरह 36 गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 108 आ जाएगा। इसी तरह 40 गुना 4 करेंगे तो 160 आ जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लाई करते करते हम यदि आगे निकलेंगे तो ये आ जाएगा आपको 50, और ये आ जाएगा आपको 50 गुना 3 करेंगे तो 150 का आंकड़ा ये आ जाएगा। और इसमें हम क्या करेंगे, 56 गुना यदि मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये आपको टोटल आ जाएगा 112। इसी तरीके से हम टोटल मल्टीप्लाई करके हम इसको ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा, आपको टोटल ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा, समेशन ऑफ FI को योग कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 30। और इधर जो यदि हम ये जो मल्टीप्लाई किया हुआ है इसको यदि हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1779, यानी कि ये आ जाएगा आपको 1779। और इसी का यदि हम माध्य निकालेंगे, इसीलिए विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का यदि हम माध्य फाइंड आउट करते हैं तो ये जो माध्य निकालने की हमको क्रिया क्या हो जाएगा, तो इसका जो फार्मूला जस्ट अभी हम पढ़े थे उस पर ही निकालेंगे। यहाँ आ जाएगा आपको 1779 में किससे डिवाइड करना है, ये जो आपको समेशन ऑफ FI निकाले तो उसे हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 59.3। ये हम जो है ना अवर्गीकृत आंकड़ा का जो है ना माध्य निकाले हैं। इसकी को हम क्या करेंगे, वर्गीकृत आंकड़ा में कन्वर्ट करके उसके बाद इसका हम माध्य फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम थ्योरी देख लेते हैं क्या है। ये आपको NCERT बुक में जो दिया हुआ है, हमारे दैनिक जीवन में आंकड़े इतना बड़ा बड़ा होता है कि उसको बिना वर्गीकृत किए यदि माध्य निकालना क्या हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए आपको आंकड़ा ऐसा दे दिया जाए जिसको मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी कैलकुलेटर या किसी मशीन का जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो यदि माइंड से यदि थोड़ा बड़ा आंकड़ा दिया हो तो वहाँ कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसी को आसान करने के लिए क्या किया गया है, एक वर्गीकृत आंकड़ा का प्रयोग किया गया, जिससे आपको जो है ना सॉल्यूशन करने में क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, और आप जो है ना प्रॉब्लम को आसानी तरीका से सॉल्व कर सकिएगा। यहाँ देखिए अवर्गीकृत आंकड़ों को यदि वर्गीकृत करके माध्य निकालना है, तो अब जो वही उदाहरण आपको दिया हुआ तो उसी को हम यहाँ लिखते हैं। देखिए प्राप्तांक में वही जो दिया हुआ था 10 अंक प्राप्त किया है एक विद्यार्थी, फिर उसी तरीका से 20 अंक जो प्राप्त किया है 1 स्टूडेंट, इसी तरीका से 36 3 ये टोटल जो है ना आपको विद्यार्थी की जो है ये मार्क दिया हुआ ऊपर में जो आंकड़ा प्राप्तांक है, और विद्यार्थियों की संख्या को हम बारंबारता बोलते हैं। तो अब इसको हम क्या करते हैं, इस आंकड़ा को जो है ना वर्गीकृत आंकड़ा में बदलने के लिए हम क्या क्या करते हैं, उसका जो है कुछ पॉइंट को हम यहाँ देख लेते हैं। इस आंकड़ा को वर्गीकृत आंकड़ा में बदलने पर, यानी कि ये जो आपको आंकड़ा दिया हुआ था उसको क्या करते हैं, हम वर्गीकृत आंकड़ा में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ देखिए क्या है, किसी अवर्गीकृत आंकड़ा को वर्गीकृत आंकड़ा में बदलने के लिए एक निश्चित वर्ग अंतराल लिया जाता है। वर्ग अंतराल हुआ यानी कि एक निश्चित जो है आपको वर्ग अंतराल आना चाहिए, या तो आप 10 का ले लीजिए, या 15 का ले लीजिए, या 25 का, यानी कि आपको कुछ एक निश्चित पॉइंट लेना है जिसका जो डिफरेंस जो है ना सम का बराबर होना चाहिए। यानी कि आप इस 20 से 25 के बीच लिए हैं तो 20 से 25 में 5 का वर्ग अंतराल आया है, इसीलिए 25 से 30 लीजिएगा, 30 से 35, यानी कि वर्ग अंतराल आपका सेम आना चाहिए। तो क्या लिया जाता है, फर्स्ट पॉइंट याद रखना है आप लोग को, वर्ग अंतराल लिया जाता है एक निश्चित। और यह ध्यान रखना है, नेक्स्ट पॉइंट ये जो है आपको वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा जो आपको याद रखना जरूरी है। यहाँ देखिए यह ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है कि
वर्ग अंतरालों की बारंबारताएं जब आप लीजिएगा तो निर्दिष्ट करते समय किसी ऊपरी वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा, ये क्या होता है हम नेक्स्ट पेज में आपको बताएंगे। यहाँ देखिए ऊपरी वर्ग सीमा जो होता है अपर क्लासेस लिमिट में आने वाले प्रक्षेपण जो है अगले वर्ग अंतराल में लिए जाते हैं। ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा, इसका उदाहरण हम जस्ट लेकर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए आपको जो है जैसे कोई स्टूडेंट जो आपको क्या लिया है, जैसे कोई स्टूडेंट 40 अंक प्राप्त करने वाले 4 विद्यार्थियों को वर्ग अंतराल 25 से 40 में 9 लेकर, यानी कि 25 से 40 में 9 लेकर जो आप 40 से 55 में लिया जाएगा। नेक्स्ट जो लिया जाएगा यानी कि आप अगला जो बारंबारता में आएगा 40 लास्ट वाला पॉइंट जो आता है वो अगले अंतराल में लिया जाता है। ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है, एग्जाम्पल बताएंगे तो और समझ में क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए ये आपको इसी सब का, यदि इसको पॉइंट हम इसको उदाहरण में देखते हैं, जो इसी सब पॉइंट को ध्यान में रखकर उदाहरण 1 में दिए गए अवर्गीकृत आंकड़ों को वर्गीकृत आंकड़ा में बदलते हैं। क्या करते हैं, इसी सब को देखकर हम क्या करेंगे, वर्गीकृत आंकड़ा में इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। जो वर्गीकृत आंकड़ा मतलब यहाँ देखिए जो आपको डाटा दिया हुआ था उसको क्या करेंगे, वर्गीकृत। एक निश्चित अंतराल ले लिया गया है, मान लीजिए आपको दिया हुआ था वर्ग अंतराल लिए हैं 10 से 25, उसके बाद क्या लिए हैं 25 से 40, उसके बाद आपको 40 से 55 लिए हैं, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। इसमें देखिएगा वर्ग अंतराल यहाँ भी 15 का डिफरेंस है, यहाँ भी 15 का, यानी कि एक निश्चित वर्ग अंतराल ले लेना है। यहाँ 15 लिया गया है, आपके अनुसार जो अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो एनसीईआरटी आपका बुक लिया है वो आपको 15 लिया था, तो हम भी क्या किए थे इस 15 पर इसको लेकर इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए आपको है ये जो है 10 से 25 के बीच में 2 लिया गया है, 25 से 40 के बीच में 3 लिया गया है। सेम उसी तरीक़ा से 40 से 55 के बीच में कितना स्टूडेंट आ गया है, 7 स्टूडेंट आ गया है। 55 से 70 के बीच में 6 स्टूडेंट, 70 से 50 के बीच में 6, और इसी तरीक़ा 85 से 100 के बीच में कितना स्टूडेंट आया, 6 आया है। तो ये जो आंकड़ा लिया गया है वर्गीकृत, ये जो आपको डाटा दिया होता है ना इससे लिया गया है। यही जो अवर्गीकृत आंकड़ा था और इसको वर्गीकृत आंकड़ा में कन्वर्ट किया गया। मान लीजिए आपको फर्स्ट देखिए आंकड़ा क्या लिया गया था, आपको लिया गया था 10 से 25। 10 से 25 में देखिएगा जो कितना स्टूडेंट आ रहा है, यहाँ देखिए इसको देखिएगा 10 से लेकर 25 नंबर तक में कितना स्टूडेंट आएगा। ये 10 से लेकर 25 तक में ये तो आपको 36 से शुरू हो जाएगा, 3 और 4 जो ये स्टूडेंट आएगा कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 10 से 25 के बीच में आपको क्या स्टूडेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा टोटल स्टूडेंट आपको 2 आएगा, 10 और 25 के बीच। उसी तरीक़ा से 25 और 40 के बीच में आपको देखना है जो कितना स्टूडेंट आएगा। 25 से 40 के बीच में यदि इससे आप देखिएगा तो कितना आएगा, 25 से 40, यानी कि 25 से लेकर 40 तक, यहाँ तक के आंकड़ा में देखिएगा तो 40 जो लास्ट पॉइंट आ रहा है, तो इसका हम ये जो 4 स्टूडेंट है इसमें नहीं लेना है। ये जो लास्ट वाला पॉइंट आता है अगला जो हम वर्ग अंतराल लेंगे उसमें ये 4 स्टूडेंट ऐड होगा। तो वही पॉइंट जो यहाँ पे आपको दिखा रहे थे वही पॉइंट है। तो ये आ जाएगा आपको 25 से 40 के बीच 3 स्टूडेंट आ जाएगा। कितना आएगा, 3 स्टूडेंट। यहाँ आप दिख रहा होगा 25 से 40 के बीच 3 स्टूडेंट। अब 40 से 55 के बीच देखिए 7 आ रहा है, 40 से 55। यहाँ देखिए हम जाएंगे 40 से लेकर 55 तक। यहाँ देखिए यहाँ जो हम जाएंगे तो ये 56 से शुरू हो जाता है। 40 से 55 के बीच क्या आ जाएगा, 4 स्टूडेंट ये आएगा और 3 स्टूडेंट ये था, 4 3 7। ये टोटल आ जाएगा आपको इस आंकड़ा में 25 से 40 से 55 के बीच 7 स्टूडेंट आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम टोटल निकालेंगे तो ये हमको निकल के आ जाएगा, ये जो आंकड़ा हमको मिलेगा ये जो आपको, तो ये क्या हो जाएगा आपको वर्गीकृत आंकड़ा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यही आपका जो है वर्गीकृत आंकड़ा हो गया। तो इसी तरीका से हम क्या करेंगे, अवर्गीकृत आंकड़ा को वर्गीकृत आंकड़ा में कन्वर्ट करके उसके बाद हम इसका माध्य निकालेंगे। तो चलते हैं इसके माध्य निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। यहाँ देखिए आप ऊपरी सीमा, अपर सीमा और निचली सीमा के बारे में यदि आपको हम बता दें, यहाँ देखिए आपको दिया हुआ। अब इस वर्गीकृत आंकड़ा का माध्य निकाला जाता है जिसके लिए वर्ग चिन्ह यानी कि वर्ग चिन्ह एक जरूरत पड़ता है, जिसको आपको निकालना है। ऊपरी सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचले वर्ग सीमा बटा 2। ये जो आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ये जो छोटा वाला संख्या है उसको क्या कहा जाएगा, निम्न सीमा, और ऊपर जो 25 मान दिया हुआ ये क्या हो जाएगा, अपर सीमा हो जाएगा। तो दोनों को हम ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो वर्ग चिन्ह निकल के आ जाएगा। क्या निकलेगा, वर्ग चिन्ह आ जाएगा। इसमें यदि इस वर्ग अंतराल में देखिएगा ऊपरी सीमा क्या हो जाएगा 55 और निम्न सीमा 40। तो यही हो जाएगा आपको निचली सीमा और ऊपरी सीमा। तो यही दोनों का योग करके डिवाइड करते हैं 2 से, तो वही आ जाता है आपको वर्ग चिन्ह। इस डेफिनेशन को यानी कि सूत्र को भी आप लोग याद रखिएगा, जो वर्ग चिन्ह हम कैसे निकालते हैं। तो अब हम जो ये वर्ग चिन्ह का भी देख लिए कैसे निकलता है। उसके बाद हम देखते हैं, अतः इस प्रकार हम वर्गीकृत आंकड़ा का माध्य ज्ञात करते हैं। माध्य ज्ञात करने की इस विधि को क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष विधि कहा जाता है। इस विधि से यदि आप माध्य निकालते हैं तो आपको प्रत्यक्ष विधि कहा जाएगा। माध्य वैसे 3 तरीका से निकलता है, हम इस पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। प्रत्यक्ष विधि और एक आपको
कल्पित माध्य विधि होता है, उसके बाद एक पग विचलन विधि होता है, उसका हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम यहाँ माध्य ज्ञात करते हैं। ये जो अभी डिस्कशन किए थे, कौन सा माध्य निकालने का तरीका था, ये आपको था प्रत्यक्ष विधि से। तो इसका हम चलते हैं आंसर पर। यहाँ देखिए आपको निकाल लिए दो टेबल बनेगा, 10 से 25 एक बचेगा, वर्ग अंतराल का ये बन जाएगा। विद्यार्थियों की संख्या को आप बारंबारता भी लिख सकते हैं। ये आ जाएगा आपको एफ आई। उस तरीका से वर्ग चिन्ह में आ जाएगा आपको एक्स आई। एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 10 से 25 में 2, अब 25 से 40 के बीच में 3 आ जाएगा, 40 से 55 में 7। तो ये टोटल आपको आंकड़ा दिया हुआ रहेगा। ये भी आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ रहेगा। ये भी हम निकालेंगे क्या, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए जस्ट अभी हम फार्मूला बताए थे आपको, ये ऊपरी सीमा और निम्न सीमा, ये जो है आपको ऊपरी सीमा निम्न सीमा को डिवाइड योग करके उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको वर्ग चिन्ह आ जाएगा। तो ये जो है आपको क्या हो जाएगा, एफ आई आ जाएगा, ये आपको एक्स आई आ जाएगा। अब ये एफ आई या एक्स आई को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके ये हमको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपको एफ आई और एक्स आई का मान निकलेगा। सेम उसी तरीका से इन दोनों को हम योग करके डिवाइड करेंगे तो ये पार्ट निकलेगा वर्ग चिन्ह। सेम टोटल इसी तरीका से हम निकालेंगे। और ये जो होता है आपको एफ आई एक्स आई, ये जो है आपको एफ आई को जोड़ के निकालिएगा समेसन ऑफ, ये जो साइन होता है ये समेसन का साइन है, समझ रहे हैं। ये आपको एक समेसन का साइन होता है, जो टोटल जितना आप संख्या दिए हुए थे इसको समेसन कह सकते हैं, यानी कि टोटल का योग करेंगे एफ आई का तो ये निकल के आ जाएगा कितना, 30 निकल जाएगा। और यहाँ जो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ जो आपको लिखते जाना है, मल्टीप्लाई करके एफ आई गुना एक्स आई जो आपको दिया हुआ है आंकड़ा में, उस तरीका से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई। टोटल को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 1860। तो 1860 को क्या करेंगे, 30 से डिवाइड करेंगे, माध्य निकल जाएगा। अतः माध्य जो है ये आपको आ जाएगा समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई, समेसन ऑफ एफ आई, ये इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 62। कितना निकल के आ गया, 62। इससे जो हम अवर्गीकृत आंकड़ा का निकाले थे वो 59 पॉइंट कुछ आया था। तो ये 59 पॉइंट कुछ जो आया था वही सही माध्य है। ये जो है हमको एक निश्चित जो अंतराल लिए है वो उसके कारण जो ये क्या हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया है। इसको लगभग मान सकते हैं जो माध्य निकल गया, लगभग इतना माध्य निकल गया। ये हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे। यहाँ देखिए हम जो ये जो आपको निकला था मान, तो अतः इस विधि से प्राप्त माध्य 62 है। इस विधि से निकाले थे माध्य कितना निकल गया, 62। जो पहले निकाले गए माध्य से क्या है, भिन्न है। जो पहले हम कितना निकाले थे, यानी कि 59 पॉइंट कुछ पॉइंट निकाले थे, तब पहले माध्य 59.3 निकला था और सही माध्य जो है यही है। और 62 जो माध्य निकला ये सन्निकट माध्य है। क्या होता है, ये सन्निकट मान होता है, लगभग बराबर होता है, क्योंकि उसमें एक वर्ग अंतराल लिया गया है निश्चित करके, इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंस आया है आंसर में। लेकिन ये भी सही है, लेकिन सही जो है ये है 59.3 वाला था, क्योंकि इस विधि में मध्य बिंदु का जो है मान कल्पना करके लिया गया। ये मध्य बिंदु का मान जो क्या लिया गया है, कल्पना करके 15 का डिफरेंस लिया गया है, इसीलिए थोड़ा सा ये डिफरेंस आंसर में आया है। तो माध्य निकालने की हम 3 विधि बताए थे। होता है माध्य निकालने की मुख्य रूप से 3 विधि होती है, जो निम्न है। जो क्या है, निम्न है प्रत्यक्ष विधि जिसको डायरेक्ट मेथड कहा जाता है, एक है आपको कल्पित माध्य विधि जो एज्यूम्ड मीन मेथड होता है, एक होता है पग विचलन विधि जो स्टेप डेविएशन मेथड होता है। कल्पित माध्य विधि का हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे पिछले जो अभी पढ़ रहे थे हम जब अभी माध्य निकाले वो था आपको प्रत्यक्ष विधि। अब हम चर्चा करते हैं कल्पित माध्य विधि क्या होता है। कल्पित माध्य विधि का यदि हम वर्णन करेंगे तो यहाँ देखिए कभी कभी एक्स आई और एफ आई का मान गुना, आपको हम बताए थे जो कभी कभी एफ आई और एक्स आई का मान इतना बड़ा हो जाता है कि गुणनफल करने में जटिल हो जाता है। क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है थोड़ा। तो इस स्थिति में जब हम माध्य निकालते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, कल्पित माध्य विधि द्वारा निकाला जाता है। जब देखिए गुणा करना थोड़ा जो आसान नहीं होता है, यानी कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो क्या करेंगे हम उसको कल्पित विधि का यूज करेंगे, जिससे कि थोड़ा मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाता है, उसका आसान आता है और गुना करने में अच्छा होता है। ये देखते हैं इस विधि का जो चरण होता है उसको देख लेते हैं। यहाँ देखिए इस विधि में आपको दिए गए सभी एक्स आई में से किसी एक्स आई को जो लगभग मध्य में है कल्पित माध्य मान लेते हैं। कल्पित माध्य मान लेते हैं जिसे ए के द्वारा सूचित किया जाता है। जो आपको जो एक्स आई का मान दिया हुआ है, एक्स आई मान जो हम निकाले थे उसमें से बीच वाले मान को एक को ए माना जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, कल्पित माध्य कहा जाता है। एक्स आई जो वैल्यू अभी जस्ट आप निकाले थे पिछले प्रॉब्लम में, सेम उसी से रिलेटेड टोटल वीडियो जो है ये सॉल्यूशन होगा, तो उसको हम क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, तो द्वारा सूचित किया जाता है। तो ये देखिए चरण सेकंड क्या होगा, ए और एक्स आई के बीच का अंतर डी आई ज्ञात करता है। ए जो आप माने हैं और ये जो एक्स आई है उसमें से ए हम घटाते जाएंगे तो वो हमको क्या निकल के आ जाएगा, डी आई ज्ञात होगा। सेम इसी डी आई का हम प्रयोग करेंगे इसको निकालने, अर्थात प्रत्येक एक्स आई से
ए का क्या हो जाएगा, विचलन निकलेगा, यानी कि डेविएशन निकलेगा। इसीलिए इसको हम क्या से सूचित कर देंगे, डी आई से सूचित कर देंगे। ये आपको निकल जाएगा, ये फार्मूला से हम निकालेंगे, अर्थात डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए जो हम मानेंगे वो जो आपको एक्स आई का कोई भी एक मिडिल पॉइंट जो होता है, तो मान लीजिए 5 पॉइंट दिया हुआ है, तो ये 2 3 4 यानी कि बीच का पॉइंट क्या आ जाएगा, 5 पॉइंट दिया होता है, बीच वाला कोई पॉइंट आएगा तो उसको हम क्या मानेंगे, ए मान लेंगे। इसका जो एग्जांपल हम बताएंगे तो जरूर समझ में आएगा आपको। यहाँ देखिए डी आई बराबर क्या हो जाता है, एक्स आई माइनस ए करेंगे, उससे आपको डी आई का एक जो है ना निकल के आ जाएगा डाटा, जिसको हम एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा। यहाँ देखिए नेक्स्ट चरण जो है तीसरा चरण में हो जाएगा इसका, प्रत्येक डी आई जो हमको फाइंड आउट होगा, जो आपको निकलेगा, उसमें हम क्या करेंगे, एफ आई से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये गुणनफल निकल के आ जाएगा, आपको एफ आई डी आई का योग ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या करेंगे हम, जो ये माध्य बराबर आपको एक्स माध्य निकालेंगे, तो ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई, ये जो आपको समेशन एफ आई डी आई का आएगा, उसमें जो आपको समेशन ऑफ एफ आई से डिवाइड कीजिएगा, उसमें क्या करेंगे, ये जो हम ए माने थे कल्पित माध्य, उसको हम ऐड करेंगे, तब हमको क्या हो जाएगा, इस सूत्र से हमको माध्य ज्ञात हो जाएगा। यही सूत्र का प्रयोग हम करेंगे कल्पित विधि में माध्य निकालने के लिए। चलते हैं इसके उदाहरण लेकर देखते हैं, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ था सेम उसी का हम यहाँ पे आंसर कर देते हैं। वही देखिए, सेम कुछ नहीं करना, एक पॉइंट आपको सिर्फ ये बढ़ेगा। जब हम प्रत्यक्ष विधि में जो हल किए थे, ये भी पॉइंट था और ये भी पॉइंट था और ये भी था और ये भी हम किए थे, लेकिन सिर्फ एक जो है हमको ऐड हुआ है डी आई। डी आई हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम ए मानते हैं। ए आपको क्यों मानना है, इसमें से कोई बीच वाला पॉइंट मानना है। ये जो आपको वर्ग चिन्ह निकालिएगा एक्स आई, इसमें से कोई बीच वाला पॉइंट मान लेते हैं। मान लीजिए इसमें यदि काउंट कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट आपको कितना है, 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट में बीच वाला पॉइंट लेना थोड़ा जो है मुश्किल हो जाएगा, तो मुश्किल नहीं, यहाँ आप या तो 47.5 ले सकते हैं या 62.5 ले सकते हैं। हम यहाँ पे लिए हैं 47.5, आप लोग जो है 62.5 लेकर भी इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो वही मान आएगा। यहाँ देखिए हम यहाँ पे 47.5 लिए, तो इसको हम क्या करेंगे, ये तो आपको ए हो गया था। हम डी आई निकालने के लिए क्या फार्मूला बताए थे, जो एक्स आई माइनस ए करेंगे, तो ये हमको ए प्राप्त हो गया 47.5। तो ये क्या करेंगे हम, एक्स आई, ये जो है आपको एक्स आई यानी कि 17.5, हम माइनस करेंगे ए क्या करना है, एक्स आई में से ए घटाना है, ए हम माने हैं 47.5। ये जो हम वैल्यू निकालेंगे तो ये हमको क्या आ जाए, माइनस में मान आएगा, तो ये माइनस में मान हो जाएगा आपको -30। तो इसी तरीका से हम क्या करेंगे, एक्स आई, दूसरा एक्स आई ये हो जाएगा, और तीसरा ये टोटल क्या हो जाएगा, एक्स आई का मान दिया हुआ है, उसमें से ए जो माने हम घटा के ये टोटल ये डी आई का मान हम निकालेंगे। इस तरीका से यहाँ पे आप क्या निकालिएगा, डी आई का मान निकालिएगा तो ये टोटल निकल के आ जाएगा। ये अब ये जो आपको डी आई निकला है, अब देखिए 17.5 में जो 2 से गुना करते थे वो मल्टीप्लाई है, या आप देखिए 30 से गुना जो 2 कीजिएगा तो वो मल्टीप्लाई, कितना आसान हो रहा है। तो 30 दूना 60 जल्दी कर लीजिएगा, ये आ गया 15 गुना 3 आ गया 45 आ गया। इसी तरीका से आप टोटल मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये जो है आपको जो है थोड़ा आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसीलिए जो है ना प्रत्यक्ष विधि के अलावा जो है ना जो है ये आपको कल्पित विधि आसान लग रहा है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन जो होता है ना थोड़ा आसान हो जाता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपको निकल के आ जाएगा 435, इसका एफ आई तो वही रहेगा 30, और यहाँ से आप सूत्र से ज्ञात कीजिएगा तो ए का मान, ए जो हम माने थे, ए का मान क्या माने थे, ए का मान आपको 47.5 माने थे। तो अब हम डिवाइड करेंगे 47.5 है प्लस समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये आपको 62 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ आपको याद रखना है, जो यहाँ आ जाएगा आपको विचलनों का जो ये माध्य, ये जो डी निकलता है, डी का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई है, बटा आ जाएगा ये आपको एफ आई एक्स आई है, ये आ जाता है समेशन ऑफ एफ आई। तो इसी को हम डी से सूचित करते हैं, यानी कि डी का माध्य हम निकाले, यानी कि विचलनों का माध्य जो निकालिएगा डेविएशन, वही आपका माध्य। माध्य मतलब क्या है, जो भी माध्य निकालते हैं उसको हम जो है इस डैश से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे विचलनों का माध्य निकालिए, तो विचलन का इंग्लिश क्या हो जाता है, डेविएशन, इसीलिए डी लिया गया है, डी डैश से हम सूचित करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये तो आप थ्योरी देख लिए, इसके प्रॉब्लम नंबर 14.1 का प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ये प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट का जो है आपको आंसर दिख रहा होगा। तो इसका हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रॉब्लम फर्स्ट आपको क्या कहता है। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट यदि आप देखिएगा तो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ दिख रहा होगा जो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 14.1, एक विद्यार्थियों के जो एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया है। एक सर्वेक्षण किया गया है जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों का, कितना घर का लिया है, 20 घर का जो है न लगे हुए पौधे से संबंधित आंकड़े जो है एकत्रित किए, यानी कि 20 घर को जो है आंकड़ा लिया गया है, यानी कि पहला घर में कितना पौधा लगा हुआ है, अब सेकेंड घर में जो है कितना लगा हुआ है, सबका जो आंकड़ा ये प्राप्त करके ये एक जो है न सारणी बनाया गया। और इस सारणी में आपको कह रहा है माध्य ज्ञात कीजिए, करने के लिए आप किस विधि का उपयोग कीजिएगा वो भी आपको लिखना है, और पर क्यों किए हैं वो आपको यहाँ पे
दिखाना है। तो पौधे की संख्या आपको 0 2 यानी कि आपको वर्गीकृत करके दे दिया है। ये 0 से 2 के बीच आपको एक 1 है घर, और 4 से यानी कि पौधों की संख्या जिसमें 2 से लेकर 4 तक है उसमें कितना घर है, 2 घर है। 4 से लेकर 6 तक है उसमें 1 घर है। 6 से लेकर 8 तक है उसमें 5 घर है। 8 से 10 तक जो है पौधों की संख्या उसमें 6 घर आता है, और उसमें 10 से लेकर 12 तक में 2 घर आता है। 12 से 14 तक में 3 घर आता है। ये आपको क्वेश्चन दिया होता है। चलते हैं इसके आंसर। ये आपको आंसर देखिएगा तो प्रत्यक्ष विधि से क्वेश्चन नंबर 1 का हल है। यहाँ देखिए जो आपको दिया हो तो उसको हम क्या किए, एक जो है ना फॉर्मेट बना लिए, एक सारणी के रूप में बना लिए जो सॉल्यूशन करने में आपको आसान हो कि इस विधि से हल कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन को हम प्रत्यक्ष विधि से ही हल करेंगे। यहाँ देखिए पौधे की संख्या, यानी कि आप पौधे की संख्या का आप वर्ग अंतराल लिख सकते हैं। यानी कि आपको अंतराल के रूप में दिया हो तो उसको आप क्या लिख दिएगा, वर्ग अंतराल के रूप में लिखिएगा, या घरों की संख्या को आप क्या लिख सकते हैं, बारंबारता लिख सकते हैं। ये डाटा दोनों आपको दिया हुआ रहेगा इस चैप्टर में। तो ये दोनों आपको जो है गिवन में दिया हुआ, इसको आप गिवन कर सकते हैं। वर्ग चिन्ह हम क्या करते हैं, वर्ग चिन्ह जो निकाले थे यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को क्या करेंगे, हम घटा के ऐड करके या 2 से डिवाइड करेंगे। तो 0 + 2 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, आपको 2 आएगा। 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 1, तो ये आपको 1 निकल जाएगा। सेम इसी तरीका से क्या करेंगे, हम 2 + 4 करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, तो 4 2 6 बटे 2 कीजिएगा तो क्या निकल गया 3, तो यही आपको 3 निकाले हैं। तो इसी तरीका से 4 + 6 को ऐड कीजिएगा तो 10/2 यानी कि 5। इसी तरीका से वर्ग चिन्ह आपको टोटल निकल जाएगा। टोटल जो वर्ग चिन्ह निकल जाएगा तो यही क्या है, आपका xi है, और ये आपको fi है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ fi xi निकालेंगे, तो टोटल का समेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ ये निकल के आ जाएगा आपको fi 20 आ जाएगा, और ये समेशन ऑफ fi xi कीजिएगा तो ये आपको निकल के आ जाएगा 162। तो अब माध्य हम निकालेंगे तो माध्य क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ fi xi बटे समेशन ऑफ fi बराबर 162/20 यानी कि 8.1 आ जाएगा। यही आपको क्या निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा। अतः माध्य इसमें हम प्रत्यक्ष विधि का हल किए। किस विधि से क्या हल किए, प्रत्यक्ष विधि से हल किए। ये आंसर निकल के आ गया आपका 8.1। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिक यानी कि 50 मजदूर के बारे में दिया गया है। दैनिक मजदूरी यानी कि उसको कितना रुपया जो है ना मजदूरी के रूप में मिल रहा है, उस पर एक बंटन बनाया गया है। बंटन मतलब यानी कि एक सारणी या टेबल तैयार किया गया है। विचार कीजिए, दैनिक मजदूरी रुपयों में 100 से 200 100 से लेकर 120 रुपया कितने श्रमिक को मिल रहा है, यानी कितने मजदूर को मिल रहा है, 12 मजदूर को। सेम उसी तरीका से 120 से लेकर 140 रुपया 14 मजदूर को मिल रहा है। 1 से 40 और 160 रुपया कितना को मिल रहा है, 28 मजदूर को मिल रहा है। 160 से 180 6 मजदूर को मिल रहा है। 180 से 200 ये जो मजदूर मिल रहा है ये 10 मजदूर को मिल रहा है। ये आपको आंकड़ा दिया हुआ, तो एक फैक्ट्री में जो मजदूर सब काम कर रहा है 50 मजदूर। और कह रहा है एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए, यानी कि एक उपयुक्त विधि कर रहे हैं, यानी कि आपको जो अच्छा विधि लग रहा हो तीनों विधि में वो आप यूज कर सकते हैं। तीसरा विधि हम नहीं बताएं, नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम तीसरा विधि का चर्चा करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाएंगे। इस फैक्ट्री से श्रमिकों के माध्य दैनिक मजदूरी आपको ज्ञात करें। क्या दैनिक मजदूरी जो आपको निकलेगा, प्रतिदिन का मजदूरी निकलेगा, वो आपको ज्ञात करना है। तो माध्य विधि से यहाँ देखिए इसका जो टेबल बनाएंगे सारणी वो क्या आ जाएगा, ये जो आपको दैनिक मजदूरी वो आपको वर्ग अंतराल में लिख देंगे, श्रमिकों की संख्या को बारंबारता करके लिख देना है। यहाँ देखिए यहाँ आ जाएगा आपको ये वर्ग अंतराल लिखेंगे तो ये 100 से 120 रुपया 12 मजदूर को मिल रहा है। 120 से 140 रुपया जो कितना को मिल रहा है 14 को मिल रहा है, यानी कि 14 मजदूर को मिल रहा है। सेम इसी तरीका से ये दोनों डाटा आपको जो है ना गिवन में दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। तो इसका हम क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, ये फार्मूला आपको बताए थे, यानी कि ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट, यानी कि जो वर्ग अंतराल का जो है ना ऊपरी सीमा और निम्न सीमा दोनों सीमा को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आपको क्या निकल जाएगा, वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। इन दोनों को ऐड करके 2 से भाग दीजिए, ये इतना आ जाएगा। सेम उसी तरीका से 140 और 160 को ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 150। तो ये आपको वर्ग चिन्ह निकल जाएगा, जिसको हम क्या करेंगे xi से डिनोट करेंगे, और ये आपको वर्ग बारंबारता जो दिया हुआ रहता है उसको fi से करेंगे, और fi और xi का मल्टीप्लाई करेंगे। 12 गुना 110, 14 गुना 130 और ये 8 गुना 150, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 1320। इसका आएगा 1820 1200, यहाँ आएगा 1020 और यहाँ आ जाएगा 1900 यानी कि 1900 आ जाएगा। तो इसका समेशन करेंगे fi का, तो समेशन ऑफ fi बराबर कितना निकल के आ जाएगा 50, और समेशन ऑफ fi xi करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपको 7260। तो इसका हम माध्य निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ माध्य बराबर समेशन ऑफ fi xi बटे समेशन ऑफ fi, जो फार्मूला हम जस्ट अभी थ्योरी में पढ़े थे उसका हम यूज कर रहे थे। ये आपको प्रत्यक्ष विधि से था, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपको
45.20 ये आपको माध्य निकल के आ जाएगा। इसमें माध्य प्रत्यक्ष विधि से निकाला गया है और क्योंकि इसमें FI एवं XI का गुणनफल क्या है, लगभग आसान होता है, यानी कि गुणनफल जो है क्या कर दिया गया, आसान कर दिया गया, इसीलिए आपको प्रत्यक्ष विधि का उपयोग किया गया है। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग। और जो नए चैनल पर नए जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।